व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक था उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा था पर्यटन विधि के आधार पर, पर्यटन विधि के आधार पर। एक था उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा था पर्यटन विधि के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है उसको भी तीन भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है गूंज या कंपन के आधार पर, गूंज या कंपन के आधार पर। मुकेश कुमार जी गुड आफ्टरनून, एके स्टडी गुड आफ्टरनून सर जी। गूंज एवं कंपन के आधार पर। दूसरा है प्राणवायु या श्वास वायु के आधार पर। और तीसरा है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर है। एक मत पॉइंट है गुड आफ्टरनून। व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण हमने दो आधारों पर किया था, जिसमें पहला था उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन वर्गीकरण थे उनका वर्गीकरण हमने कर लिया। आज हम अध्ययन करें पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? तीन प्रकार से। तीन में सबसे पहला कौन सा है? गूंज या कंपन के आधार पर। दूसरा है प्राणवायु या श्वास वायु के आधार पर। और तीसरा है उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले अध्ययन करते हैं गूंज एवं कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। मनीषा छपरवाल हेलो। गूंज एवं कंपन के आधार पर, ठीक है। तो गूंज एवं कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। सबसे पहला है अघोष, दूसरा है घोष या सघोष वर्ण, ठीक है। गूंज एवं कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया? दो आधारों पर किया। पहला है एघोष वर्ण, दूसरा है घोष या सघोष वर्ण, ठीक है। यहां पर देखो ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए। ए का अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। घोष का अर्थ क्या होता है? नाद या गूंज। तो इसका मतलब जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण यानी जो 44 वर्ण है उनमें से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करने पर नाद या गूंज वो या तो होती नहीं है और यदि होती है तो कम होती है, या तो बिल्कुल भी नहीं होती है, होती है तो कम होती है।
तो इनमें से 44 में से कुछ वर्ण ऐसे जिनका उच्चारण करने पर अर्थात बोलने पर जब हम उनको बोलते हैं तो बोलते समय नाद या गूंज कम होती है तो अघोष वर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? अघोष वर्ण माना जाता है। यहां पर देखो लिखा हुआ है स का अर्थ होता है सहित, घोष का अर्थ वही होता है नाद या गूंज। घोष का अर्थ क्या होता है? नाद या गूंज। इसका मतलब स या सहित तो सघोष में जो भी वर्ण शामिल किए गए उन वर्णों को हम बोलेंगे, उनका हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने पर गूंज या नाद अधिक होती है, अधिक होती है तो घोष या सघोष वर्ण, और कम होती है तो अघोष वर्ण माने जाते हैं। एस के स्टूडियो ऑफिशियल एस डी चारण, नमस्कार। तो अघोष वर्णों में नाद या गूंज कम होती है और घोष या सघोष वर्णों में नाद या गूंज वो अधिक होती है। तो अब कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको अघोष वर्णों में शामिल किया है और कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनको घोष या सघोष वर्णों में शामिल किया? जब से व्यंजन वर्ण शुरू किया तब से हम एक बात को पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग 5 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें क वर्ग, क वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग में भी 5 वर्ण, ट वर्ग में भी 5 वर्ण, त वर्ग में भी 5 वर्ण और प वर्ग में भी 5 वर्ण। इसके अलावा ये रे, ले, वे, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से है और इनके अलावा सभी स्वर। ठीक है, सभी स्वर, इन सबको मिलाकर 44 है। इनमें से देखो अघोष वर्ण ऐसे कौन से वर्ण जिनका उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है? तो सबसे पहले ये जो 5 वर्ग है, 5 वर्ग है, इनमें से प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन से वर्ण को शामिल करेंगे? प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग है, 5 में से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तो बच गए कौन? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण बच गया। तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और जो पांचवा वर्ण है वो किसमें शामिल किया जा रहा है? घोष या सघोष में। रटने की आवश्यकता नहीं है, इतना सा केवल समझ में आ गया तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, उनका उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है, लेकिन प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है उनका उच्चारण करने पर नाद या गूंज अधिक होती है। तो इन वर्णों को किसमें शामिल किया? घोष या सघोष में। जैसे क वर्ग में क और ख को शामिल किया, क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो गया, तो तीसरा वर्ण क्या हो गया? ग, घ, और ये को किसमें शामिल कर दिया? सघोष में शामिल कर दिया। च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण च और छ, तो क्या बच गया? तीसरा वर्ण ज, झ और ये। ट वर्ग का पहला ट, दूसरा ठ, तीसरा ड, ढ और अण बच गया। त वर्ग का पहला त, दूसरा थ, तो क्या हो गया? द, ध और न, यानी तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो गया। प वर्ग का प और फ, तो ब, भ और मैं को किसमें शामिल कर लिया? सघोष वर्णों में। तो एक बात क्लियर होगी कि वर्ग 5 होते हैं और पांचों जो वर्ग है उसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण को किसमें शामिल किया गया? ये 5 वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इतना याद रख लेना कि पहला और दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल होता है?
एगोस वर्णों के साथ में शामिल होता है। तो फिर एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो गया, ये पहला और दूसरा आ गया, कौन सा बच गया? तीसरा चौथा पांचवा बच गया। तो तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो किसमें शामिल किए जाते हैं? वो घोष या सघोष वर्णों में शामिल कर लिए जाते हैं। अब क्या बच गए? अब ये रह बच गए, तालव्य, मूर्धन्य और दंते से बच गए। इन तीनों से की बात करें तो इसमें है इस प्रकार की आवाज आती है जैसे कोई बाइक वगैरह चलती रहती है, कोई भारी कोई वाहन चलता रहता है और उसका टायर अचानक से पंचर हो जाता है, और पंचर होने के बाद में उसमें से ऐसे सह इस प्रकार की ध्वनि निकल के आती है। तो जिसमें से ये स की ध्वनि निकलती है, यानी तीनों से, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंते से, इनको किसमें शामिल किया गया? अगोस में स एक ही स ऐसे करेंगे तीनों का उच्चारण हो जाएगा। तो इसका मतलब इनमें गूंज या नाद क्या हो रही है? कम हो रही है। अब क्या बच गया? ये रे अलावा बच गया और इसके अलावा है बच गया। तो ये रे ले और वे और है, इनको किसमें शामिल करेंगे? इनको सघोष वर्णों में शामिल किया जाता है। अब क्या बच गए? अब सभी स्वर बच गए। अब स्वरों का हमें ये याद रखना है कि जिन वर्णों के साथ में ये रह जिसके अंतर्गत, जिस वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, इन्हें ये रह के साथ में किसको शामिल किया जाता है? स्वरों को शामिल किया जाता है। तो सभी स्वरों को भी क्या माना जाता है? सघोष माने जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? सभी स्वर। तो सभी स्वरों को किसमें शामिल किया जाता है? सभी स्वरों को सघोष या घोष वर्णों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दो वर्ण और बच गए, कौन कौन से? एक अनुस्वार बच गया और एक विसर्ग बच गया। क्या बच गया? एक अनुस्वार बच गया और एक विसर्ग बच गया। क्या बता सकते हो कि अनुस्वार को किसमें शामिल किया जाएगा और विसर्ग को किसमें शामिल किया जाएगा? बताएं, देखिए मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अनुस्वार को और विसर्ग को दोनों में से किसमें शामिल करेंगे, या दोनों को ही एक ही में शामिल कर लिया जाता है? बताइए, बोल के उच्चारण करके देखिए कि किस में नाद अधिक हो रहा है या फिर किस में कम हो रहा है। तो अनुस्वार और जो विसर्ग हमारे सामने बचे, इन दोनों को किस में शामिल किया जा रहा है? बताओ, देखिए सीधा बताना है भाई, अनुस्वार को अघोष में शामिल करना है या फिर सघोष में शामिल करना है, विसर्ग को अघोष में शामिल करना है या फिर सघोष में। अनु जी, दोनों को ही, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को ही सघोष में शामिल करेंगे क्या? विसर्ग को, विसर्ग को अघोष में शामिल करेंगे। क्या बात? बहुत अच्छे। कि जो विसर्ग है, इस विसर्ग को अघोष वर्णों में शामिल किया जाता है, और ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार है, इस अनुस्वार को किसमें शामिल किया जाता है? अनुस्वार को सघोष में। क्यों? अनुस्वार में अंग ऐसे उच्चारण करेंगे तो ऐसा करने पर श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलेगी, और दोनों से बाहर निकलती है तो अधिक बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। तो अनुस्वार को किसमें शामिल करेंगे? अनुस्वार को सघोष में शामिल किया जाता है। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि पर्यटन विधि के आधार पर जो व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से किया गया, जिसमें पहला है गूंज या कंपन के आधार पर।
गूंज या कंपन के आधार पर जो वर्ण होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा, एक अघोष वर्ण और दूसरा घोष या सघोष वर्ण। परिभाषा में कोई जोर नहीं आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक का अर्थ नहीं होता है घोष का अर्थ नाद या गूंज होता है। एक का अर्थ नहीं होता है, घोष का अर्थ नाद या गूंज होता है। तो हमें क्या करना है, कब पता चलेगा, जब हम इन वर्णों को बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, और जो 44 जो वर्ण है स्वर और व्यंजन वर्ण, इनका उच्चारण करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें नाद या गूंज कम हो रही है या फिर अधिक हो रही है। तो नाद या गूंज उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है या फिर नहीं होती है तो अघोष वर्ण माने जाते हैं, और अधिक होती है तो घोष या सघोष वर्ण माने जाते हैं। वर्ग 5 है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण किसमें शामिल करेंगे, पहला और दूसरा वर्ण अघोष में शामिल किया जाता है। बाकी दूसरा अपने आप याद हो रहा है, बच गया कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किसमें शामिल कर लिया जाएगा, घोष या सघोष में। इसके अलावा तालव्य, मूर्धन्य और दंत को किसमें शामिल करेंगे, अघोष में करेंगे। बच क्या गए, ये रे लेवे है बच गए, और है के अलावा सभी स्वर बच गए, इनको भी किसमें शामिल किया जाता है, घोष सघोष वर्णों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा विसर्ग को अघोष में शामिल करेंगे और अनुस्वार को किसमें शामिल करेंगे, सघोष वर्णों के अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लिया। अब देखो दूसरा है प्राणवायु के आधार पर, किसके आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर भी व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया है, जिसमें एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प का अर्थ वही बात है कम, महा का अर्थ क्या हो गया, अधिक हो गया। अल्प का अर्थ क्या होता है, कम होता है। महा का अर्थ क्या हो गया, अधिक हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, प्राण, प्राण यानी श्वास वायु, श्वास वायु। यहां पर भी क्या लिखा हुआ, प्राण, प्राण यानी श्वास वायु। परिभाषा तैयार हो गई। जो भी वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उनका यदि हम उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करने पर श्वास वायु हमारे मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है। अल्प का अर्थ क्या हो गया, कम हो गया। कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है तो अल्प प्राण हो गया, और अधिक मात्रा में श्वास वायु अर्थात प्राण वायु मुख से बाहर निकलती है तो कौन सा हो गया, महाप्राण हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ण है उसका उच्चारण करने पर श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, और कौन से ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। चलो देखते हैं। वही 5 वर्ग, उन पांचों वर्गों के कौन से ऐसे वर्ण जिनको अल्प प्राण में शामिल किया है। ठीक है, तो यहां पर देखो अल्प जो शब्द लिखा हुआ है,
अल्प शब्द में कितने वर्ण? 3 वर्ण शामिल है। कितने वर्ण शामिल है? अल्प में 3 वर्ण शामिल है। तो महा में कितने वर्ण शामिल है? महा में 2 वर्ण शामिल है। कितने? महा में 2 वर्ण शामिल है। इसका मतलब जो वर्ग है उस वर्ग के प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण तो किसमें आएंगे? जिसमें अक्षर ज्यादा लिखे हुए उसमें ज्यादा आएंगे, जिसमें कम लिखे हुए उसमें कम आएंगे। ये हमें याद करने का एक ट्रिक सा हो गया। ठीक है, तो अल प्राण में प्रत्येक वर्ग का, किसका? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण। 3 वर्ण आएंगे तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? विषम वर्ण। और विषम वर्ण कौन सा है? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है और विषम वर्ण आएंगे तो पहला आएगा, तीसरा आएगा और इसके अलावा कौन सा आएगा? 5वां। तो बच क्या गया? दूसरा और चौथा वर्ण। तो इसमें क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का समवर्ण आएगा। क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का समवर्ण। पहला, तीसरा और 5वां आ गया तो बच कौन सा आ गया? दूसरा और चौथा वर्ण बच गया। कौन सा बच गया? दूसरा और चौथा वर्ण। सबसे पहले क वर्ग का क किस में शामिल किया? अल प्राण में। तो ख किस में शामिल हो गया? महाप्राण में। ग किस में शामिल हो गया? अल प्राण में। घ और ये। ठीक है, छ वर्ग का सबसे पहला वर्ण च, तो महाप्राण में क्या आ गया? छ आ गया। जय को अल प्राण में शामिल कर लिया। जय किस में आ गया? महाप्राण में आ गया। और वापिस ये भी किस में आया? अल प्राण में। फिर ट वर्ग में ट आ गया, ठ महाप्राण में आ गया, डे आ गया और ढ महाप्राण में आ गया और अण को किस में शामिल कर दिया? वापिस अल प्राण में शामिल कर दिया। त वर्ग का त आ गया तो थ को किस में शामिल किया? महाप्राण में। द आ गया, ध को किस में शामिल किया? महाप्राण में। और न को भी किस में शामिल कर लिया? अल प्राण में। प आ गया तो फ को किस में शामिल करेंगे? महाप्राण में। ब आ गया, भ को शामिल कर लिया महाप्राण में और मैं आ गया। अब अल प्राण में प्रत्येक जो वर्ग है, 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग के कौन से वर्ण हो गए? विषम वर्ण हो गए। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आ गया। तो महाप्राण में कौन से वर्ण है? प्रत्येक वर्ग का समवर्ण अर्थात दूसरा और चौथा वर्ण आ गया। अब क्या बच गए? ये रह बच गए, तीनों से बच गए और है बच गया। ठीक है, तो ये रे ले और वे को किस में शामिल किया जाता है? अल प्राण में। किसमें? अल प्राण में। अभी हमने बात करी थी कि जब हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय जहां पर ये लेव आएगा, सभी स्वर भी किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे? सभी स्वर भी अल प्राण के अंतर्गत ही शामिल किए जाएंगे। और जिनके साथ में ये लेव आएगा, स्वर किनके साथ में? उन्हीं के साथ में आएंगे। अब क्या बच गया? अब तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से और है बच गया। क्या बच गया? है बच गया। अब वही बात वापस आई है, अनुस्वार और विसर्ग को किसमें शामिल करेंगे? तो विसर्ग को अल प्राण में शामिल किया जाएगा और अनुस्वार को किसमें शामिल किया जाएगा? अनुस्वार को महाप्राण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं कि प्राण वायु के आधार पर जो वर्ण है वो 2 भागों में बांटे गए। एक अल प्राण और दूसरा कौन सा? महाप्राण। एक अल प्राण और महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ होता है श्वास वायु। ये जो वर्ण है इन वर्णों का उच्चारण करेंगे
तो श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है तो अल्प प्राण हो गया, और अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है तो क्या हो गया, महाप्राण हो गया। 5 वर्ग है, उसमें से प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में ये रह सभी स्वर, और इसके अलावा विसर्ग को किसमें शामिल करेंगे, अल्प प्राण में शामिल करेंगे। प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण यानी दूसरा और चौथा वर्ण, इसके अलावा तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है के अलावा जो अनुस्वार है उसको किसमें शामिल कर लिया जाता है, उसको महाप्राण के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उतार लें। ठीक है, तीसरा है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर इनका वर्गीकरण है वो 8 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार से किया गया है। 8 में सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। कोई बता सकता है क्या, स्पर्श व्यंजनों की उच्चारण के आधार पर संख्या कितनी मानी गई है, बताइए देखिए। स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई, केवल व्यंजन वर्णों की बात हो रही है, बताइए देखिए। उच्चारण के आधार पर जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या 16 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 16 मानी गई है। इसमें जो क वर्ग है उसके पहले वाले 4 वर्ग क, ख, ग और ग को शामिल किया। इसके अलावा ट, थ, ड और ढ को शामिल किया। त, थ, द और ध को शामिल किया है। इसके अलावा प, फ, ब और ब को शामिल किया है। अब देखो इसमें से बच कौन गया, च, छ, ज और झ बच गए। क्या बच गए, छ, छ, ज और झ बच गए। तो इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन माने गए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। भाई वर्ग 5 हो गए, ठीक है, 5 वर्ग अनुजा खड़े, शाबाश, बहुत अच्छे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 और स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ये 5 वर्ग है और 5 में से जो पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग है उसके जो वर्ण है वो कितने हो गए, 16 वर्ण हो गए। क वर्ग का क, ख, ग, घ को शामिल कर लिया, फिर ट वर्ग के 4 वर्ण, त वर्ग के 4 वर्ण और प वर्ग के 4 वर्ण, कुल कितने हो गए, कुल 16 वर्ण हो गए। ठीक है, अब बीच में कौन सा नहीं है, च वर्ग नहीं है, तो च, छ, ज और झ को इसमें स्पर्श भी होता है और स्पर्श के साथ में संघर्ष भी होता है। क्या होता है, स्पर्श भी होता है और स्पर्श के साथ में हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। इसलिए इनको क्या नाम दिया, इनको
स्पर्श संघर्षी व्यंजन नाम दिया। इसके बाद में तीसरा है संघर्षी व्यंजन। तीसरा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में जिनका उच्चारण करने पर संघर्ष करना पड़ता है तो तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से और है। इस आधार पर संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। तो पहला स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या उच्चारण के आधार पर 16 मानी गई है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है और संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी कितनी मानी गई है? 4 ही मानी गई है। इसके अलावा जो भी वर्ग है, इस वर्ग का प्रत्येक का 5वां वर्ण बच गया। 5वें वर्ण को किस में शामिल कर लिया? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। तो पहला जो क वर्ग का क्या बच गया? ये च वर्ग का भी ये बच गया, ट वर्ग का अण, त वर्ग का ने और प वर्ग का मैं। इन 5 वर्णों को किस में शामिल किया? नासिक के व्यंजन में, यानी इनका उच्चारण करने पर जो श्वास वायु है, प्राण वायु है, वो सर्वाधिक नासिका और नासिका के साथ में मुख दोनों से बाहर निकलती है, अर्थात लगभग जो उसकी ध्वनि है वो नासिका के अंदर ही सुनाई देती है। ठीक है, अब इनके अलावा क्या बच गया? ये बच गया, र बच गया, ल बच गया और व बच गया। ठीक है, तो 5वां परकंपित, परकंपित या लुंठित व्यंजन, परकंपित या लुंठित व्यंजन। तो परकंपित यानी इन चारों में से कोई ऐसा वर्ण है क्या जिनका उच्चारण करने पर जीवा में या मुख में कंपन सा होता है? बताइए, देखिए, परकंपित यानी कंपन सा होता है। ये रे ले और वे बच के इनमें से कोई ऐसा वर्ण है जिनका उच्चारण करने पर कंपन होता है? और केवल एक ही वर्ण है, वो कौन सा है? रे। अब रे को बोल के देखिए, रे का उच्चारण करने पर क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। शाबाश अनु जी, बहुत है जी। रे का उच्चारण करने पर क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। इसके अलावा एक है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक व्यंजन भी एक ही होता है। पार्श्विक व्यंजन भी एक ही होता है। बताइए, एक स्टडी 94, कौन सा ऐसा वर्ण है जिनका उच्चारण करने पर पार्श्व, पार्श्व का अर्थ होता है बगल, पास में से? क्या ऐसा होता है क्या? धन्यवाद मुकेश कुमार जी। पार्श्विक व्यंजन के बारे में बताइए कि कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसको पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज मैं बता देता हूं, पार्श्व का अर्थ होता है बगल। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम मुख से इसका उच्चारण करें और ये हमारे बगल में से यानी पास में से निकल के जा रहा है। शाबाश। एक ही वर्ण है ल, और इस ल का यदि हम उच्चारण कर रहे हैं तो ल का उच्चारण करने पर हमारी जो जीव्या है, ये जीव्या दंत के ऊपर मसूड़ों में अटक जाती है, ल यानी वहां पे चिपकी हुई रह जाती है। आप एक बार बोल के देखिए, ल का हम उच्चारण कर रहे हैं और ल का उच्चारण करने पर हमारी जो जीव्या है, ये जीव्या दंत के ऊपर वाले दंत के ऊपर मसूड़े, उन मसूड़ों पे जाके चिपक जाती है ल, और फिर जीव्या के दोनों तरफ से श्वास वायु मुख से बाहर निकल रही है। इसका मतलब जीव्या के बगल में से दोनों तरफ के जो भाग है उनके पास से बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? पार्श्विक व्यंजन नाम दिया। और इसके अलावा संघर्षहीन या फिर उनको अर्ध, अर्ध स्वर कहते हैं। कौन से बच गए? एक ये बच गया,
और ये के अलावा वह बच गया, ये और वह। तो ये और वह का उच्चारण करने पर संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये संघर्षहीन या फिर अर्धस्वर कहलाते हैं। और आठवां जो प्रकार है वो है उत्सिक्त। उत्सिक्त, ताड़नजात और द्विगुणी, इनको क्या नाम दिया? उत्सिक्त, ताड़नजात और द्विगुणी। ये उत्सिक्त शब्द है, ये उत प्लस सिप्त के योग से बना है। उत का अर्थ होता है उठना और सिप्त का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, आपको कहीं पर ऐसा दृश्य दिखाई दे कि जहां पर उठ रहे हैं, वापस गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर वापस गिर रहे हैं, क्या वो सारे उत्सिक्त होते हैं क्या? उत का अर्थ उठना, सिप्त का अर्थ गिरना, अर्थात हमारे जीव्या का, किसका? जीव्या का। उत्सिक्त व्यंजनों का जब उच्चारण होता है तो जीव्या झटके के साथ में मुख में ऊपर उठती है, तो ऊपर उठ के वो अपने सर के बाहर तो निकलती नहीं है, ऊपर वाले भाग से टकराती है, अचानक से वापस नीचे गिरती है, एक बार ऊपर उठती है, एक बार नीचे गिरती है, इसलिए वो क्या कहलाई? उत्सिक्त व्यंजन। ताड़न का अर्थ होता है मारना और जात का अर्थ होता है जाना। ऐसा लगता है कि जीव्या एक बार ऊपर वाले भाग को जब टकराती है तो ऐसा लगता है उसको मारने के लिए जाती है, जब वापस नीचे गिरती है तभी ऐसा ही अनुभव होता है। तो ये क्या होगी? ताड़न जात। इनके दो गुण होते, क्या होते? दो गुण होते, और दो गुण होने के कारण इनको द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी मानी गई है? दो मानी गई है। कितनी मानी गई है? दो मानी गई है। बताइए, देखिए दो कौन कौन से वर्ण है जिनको उत्सिक्त, ताड़नजात या द्विगुणी वर्णों की संज्ञा दी गई है? तो समझ के बताइए, देखिए। आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। बताइए, देखिए कौन से ऐसे दो वर्ण है जिनको उत्सित व्यंजन की संज्ञा दी गई है? शाबाश। और कोई? मुकेश कुमार जी, बताइए, देखिए। अब देखो, एक तो ये डे, इसके नीचे बिंदी लगी हुई, यदि साइड में बिंदी लगी हुई तो ये क वर्ग का अंतिम वर्ण है। ये क वर्ग का अंतिम वर्ण है। और यदि इसके नीचे बिंदी लगी हुई है तो ये क्या है? ये उत्सित व्यंजन है, डे और डे। ये दो क्या माने जाते हैं? ये दो उत्सित व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण वो 8 प्रकार से किया गया। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 16 मानी गई, जिसमें क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और जो प वर्ग है, इनके चार चार वर्ण शामिल किए। फिर च वर्ग के जो चारों वर्ण है इसको स्पर्श संघर्षी में शामिल किए। तालव्य, मूर्धन्य से, दंत से और है को किसमें शामिल किए? स्पर्शी व्यंजनों में शामिल किए। प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ण बच गए इनको नासिक के व्यंजनों में शामिल किए। र बोलने पर कंपन होता है तो पार्श्विक व्यंजन है,
ले का उच्चारण करने पर श्वास वायु है वो जीवा के दोनों तरफ से निकलती है, तो ये ले पार्श्विक व्यंजन है। ये और वह इनका उच्चारण करने पर पता नहीं चलता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो ये संघर्षहीन है। और उत्सित, ताड़नजात और द्विगुणी ये वर्ण कितने माने गए? 2 माने गए। और इनके कितने गुण होते हैं? इनके 2 गुण माने जाते हैं। क्या कोई बता सकता है क्या कि इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? उत्सित व्यंजन में जैसे ट वर्ग में ड और ड के बाद में ये आएगा ड, और ड के बाद में इनका उच्चारण किया जाता है। क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। तो ये 2 हो गए और ये भी 2 हो गए, इसका मतलब इसका गुण अलग होगा और ये जो है इसका गुण अलग होगा। ठीक है, तो क्या इन दोनों के 2 गुण हो गए क्या? जरूर बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब इन दोनों वर्णों का हम किसी शब्द में प्रयोग करके देखते हैं कि इनके 2 गुण कैसे होते हैं। जैसे मैं यहां पर कुछ शब्द लिख रहा हूं और उन शब्दों के बारे में बताना है कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, जैसे सड़क और सड़क, ये शब्द ढूंढाड़ और ये ढूंढाड़, इन 2 शब्दों में अलग अलग तरीके से हमने प्रयोग कर लिया है। इनके 2 गुण कैसे हो गए पता लग रहा है क्या? इनमें से हमें पता चल रहा है क्या कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है? बताइए, देखिए, जैसे आप लिख सकते हो ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, मैं पहले वाले दोनों सही है या दूसरे वाले दोनों सही है? एक के स्टडी 94 क्लास है सड़क, यानी पहले वाला। नीचे वाले में बताइए, देखिए, इससे ये ढूंढाड़ लिखा हुआ है, ये ढूंढाड़ लिखा हुआ है, इन दोनों में से बताओ, देखिए, दोनों में से कौन सा सही है? पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? ठीक है, मैं बता देता हूं, पहला वाले दोनों सही है, पहले वाले दोनों सही है। ठीक है, यहां पर भी पहला वाला सही है और यहां पर भी पहला वाला सही है। ठीक है, लेकिन मैं एक शब्द और लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं ये ढक्कन और ये ढक्कन, इन दोनों में से कौन सा सही है? शाबाश, बहुत अच्छी। इसमें से भी जो पहला वाला ढक्कन शब्द लिखा हुआ है ये पहला वाला सही है। ठीक है, सॉरी, नीचे वाला जो ढक्कन शब्द लिखा हुआ है ये नीचे वाला, ये सही माना गया। अब हमें एक छोटी सी बात याद रख लेनी है कि इनके 2 गुण कैसे हो गए। किसी भी शब्द के वाक्य में, चाहे वो बीच में आए, चाहे आगे आए, पहले आए, ठीक है,
वाक्य में जैसे ये एक शब्द इसका वाक्य में प्रयोग हो रहा है, ये एक शब्द इसका वाक्य में प्रयोग हो रहा है, और ये शब्द इनका वाक्य में प्रयोग करके हम इसका लंबा वाक्य बना सकते हैं। लेकिन जब इसको लिखा जाता है और जहां से शुरुआत होती है, देखो ये यहां से सड़क लिखा हुआ है, ये शुरुआत हुई स से, इसकी भी डैश से, इसकी भी किससे हुई डैश से। जहां से इनकी शुरुआत होती है, जहां से शुरुआत होती है वहां पर जो ट वर्ग का मूल ड लिखा हुआ है, शुरुआत उसी से होती है। देखो इसके नीचे बिंदी लिखे हुए शुरुआत हुई है, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पर शुरुआत किससे हुई है? इस ट वर्ग के ड से हुई है, तो ये हमारा सही होगा। तो शुरुआत किससे होगी? जो पहले आ रहा है उससे शुरुआत होगी। लेकिन बाद में इसको छोड़कर जहां से शुरुआत हो रही है उसको छोड़ दे, तो उसके बाद में कहीं पर भी प्रयोग किया जाता है तो वहां पर इन दोनों उत्सिक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर पहला डा है, लेकिन बीच में यहां पर देखो डालने के कारण ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे उत्सिक्त व्यंजन वाले बिंदी नहीं लगी हुई, इसलिए ये गलत हो गया। और बाकी आगे आया तो ये सही हो गया। ये देखो स ये ड आया, लेकिन ये बीच में इसका प्रयोग पहले वाले ट वर्ग के वर्ण का नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बीच में आने पर सही कौन सा हो गया? ये। इस आधार पर इन वर्णों के कितने गुण माने जाते हैं? इन वर्णों के 2 गुण माने जाते हैं। ठीक है, उतारो एक बार इसको भी। अब देखो स्वर और व्यंजन वर्ण है, ये तो हो गए पूरे। इनके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, ये देवनागरी लिपि के आधार पर मानी गई है। किस लिपि के आधार पर? देवनागरी लिपि के आधार पर संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो 4 मानी गई है। और हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग इन संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 मानी गई है। ठीक है, तो आज तक हम 4 ही पढ़ते आ रहे हैं। ये 4 जो वर्ण है वो किस आधार पर माने गए? देवनागरी लिपि के आधार पर माने गए। और 4 में श, त्र, गे और स्र, ये 4 वर्ण है। संयुक्त आगे लिखा हुआ व्यंजन, इसका मतलब ये 2 व्यंजन वर्णों के योग से बने हुए होते हैं। किनके योग से? 2 व्यंजन वर्णों के योग से बने हुए। च की बात करें तो ये क प्लस स के योग से क्ष बना है। ठीक है, पूरा किसकी सहायता से होगा? स्वर की सहायता से। तो ये 2 वर्ण क्या है? ये दोनों व्यंजन वर्ण है। और 2 व्यंजन वर्णों के योग से बने हुए होने कारण ये क्या कहलाया? ये संयुक्त व्यंजन कहलाया। ठीक है, नागरी लिपि अलग नहीं है, सॉरी नागरी लिपि अलग है और उसके भी 2 भाग है। देवनागरी लिपि है, ये ब्रह्म लिपि का वर्गीकरण है और उसके अंतर्गत अलग अलग लिपियों को शामिल किया गया है। तय है, ये तय प्लस रे प्लस ए के योग से बना है। ये है, ये जे प्लस ये प्लस ए के योग से बना है। और से प्लस रे प्लस ए के योग से बना है। तो ये चारों वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के योग से बने हुए होने के कारण क्या हो गए? ये संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, इसके अलावा 2 वर्ण और होते जिनको अयोगवा वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा वर्ण कहते हैं। हाँ, एक के स्टडी 94 ब्रह्म लिपि का अलग भाग है नागरी लिपि। अयोगवा वर्ण ए का अर्थ होता है नहीं और योग का अर्थ होता है जोड़। योग का अर्थ होता है जोड़। तो यहां पर देखो 2 वर्ण ऐसे हैं। कितने वर्ण? 2 वर्ण ऐसे हैं जिनका न तो स्वरों में जोड़ा गया, यानी न तो स्वरों में शामिल किया,
और नई व्यंजन वर्णों में शामिल किया। स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों में शामिल नहीं किया, इसलिए उनको क्या नाम दिया? अयोगवा वर्ण। और अयोगवा वर्णों की संख्या 2 होती है, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। ये दोनों को क्या नाम से जाना जाता है? अयोगवा वर्णों के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर हमने वर्णों को एकदम कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। तो अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछने वाला हूं और एग्जाम में पहले पूछे भी गए। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या मानी गई है। हमारे पास में विकल्प है 11, दूसरा विकल्प है 33, तीसरा विकल्प है 44 और चौथा विकल्प है 52। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या मानी गई है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या मानी गई है। हमारे पास में विकल्प है 11, 33, 44 और 52। बताइए, देखिए दोनों प्रश्नों के आंसर। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या पूछिए। क्या पूछिए? वर्णों की संख्या। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या पूछिए। कुल संख्या पूछिए। ठीक है, बता देता हूं, टाइम थोड़ा सा कम बचा है। तो हमें प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 44 और 52। शाबाश। हमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने? 11 और व्यंजन वर्ण 33। टोटल कितने हो गए? 44 हो गए। कितने हो गए? 44 हो गए। लेकिन प्रश्न ऐसा पूछ ले कि हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या, तो कुल संख्या में क्या करेंगे? 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 उत्सित, 2 अयोगवा और 4 कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन। और टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। प्रश्न में क्या पूछा है? वर्णों के कुल संख्या। तो वर्णों में कुल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। ठीक है, एक बार आप उतार ले दोनों को। आगत स्वर और आगत व्यंजन। आगत स्वर और आगत व्यंजन। आगत स्वर एक ही माना जाता है, ओ। और आगत व्यंजन है, आगत व्यंजन 5 माने जाते हैं। क, ख, ज, फ और म। इन पांचों के नीचे बिंदी लगी हुई होती है। आगत का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आगत व्यंजन है, ये हिंदी भाषा के मूल शब्द नहीं है, ये अरबी और फारसी भाषा से ग्रहण किए हुए शब्द हैं। कौन सी भाषा से? अरबी और फारसी भाषा से ग्रहण किए हुए शब्द है। आवाज आ रही है? चालू करो। अरबी और फारसी भाषा के
ग्रहण किए हुए शब्द। सबसे पहले आगत स्वर की बात करते हैं कि ओ, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ए प्लस ओ मिलाने से किसका उच्चारण होता है, औ। लेकिन ए प्लस ओ दोनों के माध्यम से ही इस ओ का उच्चारण भी किसके द्वारा होता है, ए प्लस ओ दोनों का मिलान करने से ओ। ये जो ओ शब्द है इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, अ शब्द का जो प्रयोग है वो प्रयोग कहां पर किया जाता है। एक ही मैथ पॉइंट है, गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छे। तो इस ओ शब्द का प्रयोग है, इस ओ शब्द का प्रयोग है अंग्रेजी भाषा के शब्द, कौन सी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, हिंदी भाषा में किया जाता है। ठीक है, कि आगत स्वर ओ है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द है, और अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है, दिनेश कुमार गुड आफ्टरनून, अंग्रेजी भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जा रहा है, कौन सी भाषा में किया जा रहा है, हिंदी भाषा में, उन शब्दों पर औ की मात्रा तो लगा नहीं सकते, और औ की मात्रा नहीं लगा सकते, तब किसका प्रयोग किया जाता है, तब इस ओ स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ शब्द लिखे, डॉक्टर, इसको मैं ऐसे लिखूं, तो इस आधार पर हिंदी की मात्रा के आधार पर लिखेंगे तो इसका उच्चारण भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी में प्रयोग करने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो, बंद हो गई, हिंदी में प्रयोग करने के कारण इन पर ओ स्वर लगा दिया। इसके अलावा जैसे कॉफी, कॉपी शब्द लिखेंगे, ये भी अंग्रेजी का है, हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, तो यहां पर भी कौन से स्वर का, इस आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए एक शब्द को और देखिए, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, यहां पर भी देखो एकदम सेम तरीके से ओ का प्रयोग हुआ है। तो अब हमारे सामने ये जो प्रश्न था ये एकदम से क्लियर हो गया है कि जो आगत स्वर ओ है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, हिंदी भाषा में, इसको ग्रहण क्यों किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जा रहा है, उन पर मात्राओं का उपयोग करने के लिए आगत स्वर को काम में लिया जाता है। एक बात क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 5 मानी गई है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 5 मानी गई है। 5 में क, है, ज, है और मैं, ये पांचों क्या है, आगत व्यंजन है। लेकिन इनके नीचे क्या लगी हुई है, एक बिंदी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, एक बिंदी यानी बिंदु लगा हुआ है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को नुक्ता चिन्ह कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को नुक्ता चिन्ह कहते हैं। और इस नुक्ता चिन्ह का जो प्रयोग है, नुक्ता चिन्ह का जो प्रयोग है, क्या बता सकते हो क्या, कौन से ऐसे शब्द होते हैं, इस इतना बताना है कि इस नुक्ता चिन्ह का प्रयोग या फिर आगत व्यंजनों का प्रयोग हिंदी में क्यों किया जाता है। आगत व्यंजनों का प्रयोग हिंदी में क्यों किया जाता है। तो आगत व्यंजनों का प्रयोग हिंदी भाषा में अर्थ भेद करने के लिए, क्या करने के लिए, अर्थ भेद करने के लिए आगत व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर मैं शब्द लिखूं, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है राज, और ये शब्द भी राज है, लेकिन इस शब्द के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है। इसके अलावा मैं लिखूं खाना,
खाना लिखा हुआ है और एक और खाना लिखा हुआ है जिसके नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, यानी आगत व्यंजनों का वर्णन किया है। क्या बता सकते हैं क्या चारों का जो अर्थ होता है वो एक ही होता है? दिनेश कुमार जी बताएंगे कि चारों का जो अर्थ होता है वो एक ही होता है या फिर अलग अलग होता है? बताएंगे देखिए। आपके जवाब का इंतजार है। चारों का अर्थ एक ही होता है। जैसे राज है इसका अर्थ सेम होता है, ये राज है इसका भी क्या सेम होता है। फिर खाना है और नीचे जो खाना लिखा हुआ, क्या इनका अर्थ एक जैसा ही होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि अर्थ भेद करने के लिए, क्या करने के लिए? अर्थ भेद करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। राज का अर्थ क्या हो गया? प्रशासन या शासन। ये जो राज और इसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है इसका अर्थ क्या हो गया? रहस्य। बोलने में दोनों एक जैसे, लेकिन एक में व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया और एक में आगत व्यंजन का प्रयोग किया है। और आगत व्यंजन का प्रयोग करने के लिए इन दोनों में क्या हो गया? अलग अलग अर्थ हो गया, इनका अर्थ बदल गया। खाना, और इस खाना का अर्थ होता है भोजन, और एक खाना है इसका अर्थ होता है रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान। तो यहाँ पर अर्थ भेद करने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? आगत व्यंजनों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो पटवारी, एलडीसी, सेकंड ग्रेड की जैसे एग्जाम्स होती है उन एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आगत स्वर कितने माने गए? एक माने गए। और आगत व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 5 मानी गई है। आगत स्वर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द जो हूबहू वैसे के वैसे हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग करने के लिए ओ की मात्रा लगाने के लिए इस ओ स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है। आगत व्यंजन 5 माने जाते हैं, इनका प्रयोग अर्थ भेद करने के लिए किया जाता है। और इनके नीचे जो बिंदु लगी हुई है उसको नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप एक बार इसका